बच्चे का अगर स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके बाद क्या स्टेप उसको लेने होंगे? दैट्स द व्हाट आई वांट टू नो। एंड मैं इसके लिए आपको एक इंसिडेंट मेरी लाइफ का सुनाती हूँ। किसी एक गलत एजेंट ने उनके ऊपर कोई केस गलत तरीके से फाइल कर दिया था तो 40-20 लग गई थी। मैं ये झूठ नहीं कह सकती, तुम आए ही स्टूडेंट वीज़ा पे हो जी तो स्टडी करोगे तो उसी से तुमको पीआर मिलेगी। बिल्कुल। तो इंडिया से अगर किसी को 482 पे आना है, उसको एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, स्किल असेसमेंट की क्या रहेगी, और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बना। पर शायद वो वर्ड मिस कर गए कि ट्रक ड्राइवर की पीआर सिर्फ अंदर डामा एग्रीमेंट ही हो डामा में हो सकती रही है, जी डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन। जी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप अपनी फील्ड में स्टडी करें, अपनी फील्ड में काम भी करें और उसको परस्यू करें। उन लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा है जो स्टडी पे आते हैं बट उसको एज ए वर्क वीज़ा यूज़ करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ध्यान देते हैं। नहीं, एंड स्टडी ऑफ द डे मैडम उनका बनता कुछ नहीं है, राइट? कुछ नहीं और फिर बनता। हाय एवरीवन, टुडे आई हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, योजना पारेख फ्रॉम स्टर्लिंग माइग्रेशन। वेलकम योजना जी, हाउ आर यू टुडे? I'm very well, thank you very much, and I would like to sincerely appreciate you for having us here at your podcast. तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। योजना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर बैकग्राउंड। आप कहाँ से हैं, कब ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, और आपका जो इंडियन बैकग्राउंड वो क्या है? मैं बॉर्न एंड रेज्ड कलकत्ता में हूँ, जिसको अब हम कोलकाता बोलते हैं जी पर मेरा एथनिकल बैकग्राउंड अगर मेरे दादाजी का पूछें तो वो हरियाणा है। जी पर आई एम ऑल ओवर द प्लेस। पर मेरी शादी हुई है राजस्थान में जी। और मेरे नाम की वजह से लोग मुझे गुजराती समझते हैं। मैंने भी यही सोचा था आप गुजरात से होंगे, थोड़ा सा हमें और गुजराती सुनने को मिलेगी, बट आप बोल सकते हैं। बंगाल से होने की वजह से बांग्लादेशियों में और बंगालियों में मैं काफ़ी पॉपुलर हो जाती हूँ। वाह। तो ऐसे है, और काफ़ी लैंग्वेजेस मैं बोलती हूँ इंडिया की, जैसे अपने पंजाबी, गुजराती, छत्तीसगढ़िया, भोजपुरी, बिहारी, उड़िया, तेलुगु। हाउ कम इतनी लैंग्वेजेस आपने कहाँ से सीखी मैम? जैसे मैं कलकत्ता में थी तो हमारे यहाँ उस ज़माने में जो हाउस हेल्प होते थे जी वो बिहारी और उड़िया होते थे। ओके तो बहुत सिमिलर है उड़िया का, मतलब बहुत तो नहीं पर काफ़ी सिमिलर है। जी और मुझे पता नहीं, मुझे नेक है, मैं कैसे पिकअप कर लेती हूँ लैंग्वेज को। ओके तो उड़िया सीख गई, कुछ फ्रेंड्स थी भोजपुरी जी तो वैसे सीख गई। परिवार मेरे मायके वालों का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है जी। तो सारे ट्रक व्रक बिहार जाते थे, और मेरा ननिहाल जमशेदपुर है वाह। तो बिहारी बहुत आ गई। जी कॉलेज में मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी, वो गुजराती थी, जी उससे मैं गुजराती सीख गई। एक बार मेरी बुआ जी के पास फॉर सम रीज़न मुझे 3-4 महीने के लिए रहना पड़ा था अश्वापुरम में, Okay. जहाँ पर आप सिर्फ इंग्लिश बोलें या फिर आप तेलुगु बोलें। ओके। तो मैं ट्रांसलेशन के ज़रिए मैं तेलुगु बहुत जल्दी सीख गई, और हरियाणा तो खून में है। अच्छा, हरियाणवी बोल लेती हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छे से फ्लुएंट? फ्लुएंट। क्योंकि हरियाणवी ऐसी लैंग्वेज है वो सीखी नहीं जा सकती, वो ब्लड में आती है। वो तो जब मेरे को अगर अपने पे आती हो तो हरियाणवी निकलती है। और पंजाबी इज ब्रेड एंड बटर नाउ, ओके सो आई स्पीक पंजाबी। मेरी फ्रेंड्स भी काफ़ी हैं जी तो इस वजह से मैं पंजाबी भी अच्छे से बोल लेती हूँ। जी तो काफ़ी लैंग्वेजेस ऐसे। फिर हम भोपाल भी कुछ अरसा रहे थे जी। तो छत्तीसगढ़िया सीख गई वहाँ Wow. रहने की वजह से। काफ़ी लैंग्वेजेस बस ऐसे ही आ गई। काफ़ी नहीं, आप आधे हिंदुस्तान की लैंग्वेजेस बोल लेती हैं। इससे मुझे मेरे प्रोफेशन में बड़ा बेनिफिट हुआ, जी क्योंकि जब आप वो लैंग्वेज जानते हो और उस स्टेट में रहे हो और जानते हो तो यू कैन कोइंसाइड विद देम, यू नो। जी तो बहुत मेरे क्लाइंटों को इस चीज़ का बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनापन लिखता है। उससे मुझे भी लगता है कि काफ़ी मेरे लिए भी वो बहुत अच्छा रहा। जी तो या खैर, कमिंग बैक टू, मैंने ग्रेजुएशन की थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जी इंग्लिश वगैरह मेरे सब्जेक्ट थे। और ग्रेजुएट होते होते ही शादी हो गई, जी और फिर शादी के बाद बड़ा बेटा, जी। फिर मैंने मास्टर्स की। ओके तो फिर हम शिफ्ट होके भोपाल चले गए, मेरे हस्बैंड की जॉब लगी। जी। तो ये सब आपने कलकत्ता से किया? नहीं, ये सिर्फ ग्रेजुएशन कलकत्ता से में, किया। मास्टर्स राजस्थान यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज से की। ओके और फिर जब भोपाल चले गए तो आई डिड नॉट स्टॉप, वहाँ बीएड कर ली। जी उस ज़माने में बीएड काफ़ी डिफ़िकल्ट जी होती जी थी, जी। वो भी सत्य साई कॉलेज से की मैंने।
बीएड करते करते मुझे उसी कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट मुझे मिल गई, जी। क्योंकि आई टॉप्ड, आई वाज सेकंड इन द यूनिवर्सिटी। वाह। तो उन्होंने कहा तुम एमएड करते करते हमारे यहाँ बीएड ज्वाइन कर लो। जी। पर मैंने, किस्मत और थी, हम 1 महीने में वापस जयपुर आ गए। अच्छा। फिर आके स्कूल में जॉब शुरू कर दी एंड ग्रेजुअली आई प्रोग्रेस्ड। फाइनली आई वाज सीबीएसई स्कूल प्रिंसिपल इन इंडिया इन जयपुर, ओके। और मैं एनओएस की सुपरिटेंडेंट भी थी। वाह। तो या दैट्स देन फिर यहाँ आ गए, तो मैंने यहाँ स्पेशल नीड की टीचिंग का कोर्स किया। जी। मुझे अच्छा लगा कि मेरा बेटा जिस यूनी में स्कूल में जाता था, वहाँ उनको एक एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत थी, पर उनके पास फंडिंग नहीं थी। जी। तो दे रिक्वेस्टेड मी, मिसेस पारिक विल यू हेल्प अस? आई सेड ऑफ कोर्स, इट्स अ कम्युनिटी वर्क। सो इस वजह से फिर मैंने स्पेशल नीड का करके वहाँ में स्पेशल नीड के बच्चों को वॉलंटरीली मैं करवाने लगी। जी। तो कौन सी ईयर में आप ऑस्ट्रेलिया आए थे? 2005 आ गए थे, 2005 में। जी। और धीरे, लेकिन वापस जो 2 साल के 3 साल के गैप के बाद आए, जी। वो 2012 में आए, बिगनिंग ऑफ 2012। ऑलराइट। तो जो 2005 का टाइम था, उस टाइम तो ज़्यादा कुछ होता नहीं था यहाँ पे करने के लिए। और हम थे भी रीजनल एरिया में, द प्लेस कॉल्ड एज यंग। तो बिल्कुल आप खिड़की में अगर बैठे रहोगे 4 घंटे तो आपको एक बंदा नहीं दिखेगा। बहुत कम, ग्रॉसरी लेने कैनबरा जाना पड़ता था। ओके। इंडियन वहाँ जो 2-4 फैमिलियाँ थी, जो वाइनिंग कंपनी थी जी। वहाँ काम करती थी, बस वो इंडियन फैमिलीज थी। बेटा कैथोलिक स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट में। तो ऐसा इस वक्त कुछ था नहीं, इंडियन कम्युनिटी इतनी नहीं थी उस वक्त। जी। बिल्कुल ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं था। ये तो ग्रेजुअली अब वी हैव सीन इट ग्रोइंग। जी। ये 2008-9 के बाद से बहुत बूम आ गया एकदम। बूम आ गया था। 8 में एक्चुअली माइग्रेशन में काफ़ी बूम आया था। जी। मैं नाम नहीं लूँगी, एक हमारे परिचित मित्र हैं, माइग्रेशन एजेंट ही हैं। जी। वो बोलते हैं उस टाइम तो हमने वो काम किया, क्या प्याले में उतना छोड़ दिया करते थे जितनी अब हमारे एग्जाम में होती है, पता नहीं, समथिंग लाइक दिस ही सेड, हाँ जी। व्हिच आई रिमेंबर। सो दैट वाज अ बूम पीरियड इन 2008। जी। फिर वापस 2012 में आए, और आते ही मेरी जॉब किसी माइग्रेशन एजेंसी में लग गई, जी। और somehow I picked it up very well। ओके। और मैंने 2015 में फिर अपना लाइसेंस खुद का ले लिया। जी। आई थॉट देयर वाज समथिंग हैपेंड व्हिच फोर्स्ड मी कि अब मैं खुद के लिए ही काम जी, करूँगी। तो मैंने अपना लाइसेंस मैंने 5.5 मंथ में ले लिया, वाओ, सब निपटा दिया आपने। विथ हाई डिस्टिंक्शन Okay. And फ्रॉम ANU, ऑस्ट्रेलियन नेशनल Okay. यूनिवर्सिटी। what made you to get your license? That's the main question. क्योंकि क्या होता है, हर एक स्टार्टिंग के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है हमेशा। मैं बताती हूँ, मैं जब यहाँ आई तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, मेरे लैंग्वेज की वजह से, मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से कोई कहता था HR में चले जाओ। जी। मैंने टीचिंग के लिए अपना किया तो 2 दिन में मेरी टीचिंग की अप्रूवल होके आ गई। हाँ जी। पर जैसा मेरा टेम्परामेंट था, और जैसे यहाँ के 11th 12th के बच्चे, उन्होंने मुझे सीनियर क्लासेस की टीचिंग दी। जी। मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चों को आपको मतलब बहुत अजीब से, मतलब अपने यहाँ इंडिया से यहाँ अलग है। Very different. सो दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अच्छे हैं। जी। तो वो मैंने फिर डोर बंद कर दिया। HR का फिर मुझे लगा कि लिमिट है उस करियर में डेवलपमेंट की, और मुझे ये काम करते करते अच्छा लगा। मेरे बिजनेस का जो मोटो है वो है वेयर कंपैशन मीट सक्सेस, जी। और ये जो मोटो है मेरा ऑटोमेटिक अपने आप बना। जी। मेरे बेटे ने पूछा मुझसे कि व्हाट पंच लाइन यू वुड लाइक टू हैव, व्हाट डू यू फील अबाउट बिजनेस। इस पे हम लेटर ऑन आएंगे। हाँ जी, इसको हम तो वो कंपैशन की वजह से मैंने फिर मुझे लगा नहीं, मैं मेरा ही लाइसेंस लेके आई वर्क फॉर माई सेल्फ। तो एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट कितना कमा लेता है मैडम साल में? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जी। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट और Okay. एनीथिंग, बहुत सब्जेक्टिव है। जी। आप $100,000 भी कमा सकते हैं, आप $500,000 भी कमा सकते हैं, यू कैन अर्न अबव $1,000,000 एज वेल, ओके। डिपेंडिंग ऑन आप कितना करते हैं। जी। आप सिर्फ माइग्रेशन करते हैं आप, या
एजुकेशन का भी साथ में करते हैं। जी। एजुकेशन का साथ में करते हैं तो कई बार रिकरिंग मनी आपकी होती है, ओके। बिकॉज व्हेन यू गेट एनरोल्ड स्टूडेंट्स यू गेट कमीशन फ्रॉम कॉलेजेस एंड ऑल। ऑलराइट। सो उस तरह से भी होता है। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव हाउ मेनी cases you do, जी। but you can get very very nicely paid, at the same time get blessings of people as well when you do it correctly. So you can earn really well. ऑलराइट। तो एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट का एप्लीकेंट की लाइफ में क्या रोल होता है? हम देखते हैं कि कई सारे एजेंट्स बच्चों को सिर्फ कोर्सेज में घुमाते रहते हैं। हर 6 महीने बाद वो गुरु लोग आ जाते हैं, बोलते हैं अब इसमें पीआर नहीं होगी, अब इसमें पीआर होगी, और बच्चे कंफ्यूज होके इस कोर्स से उस कोर्स इधर उधर घूमते रहते हैं। तो एक आरएमए का, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट का रोल क्या है किसी की लाइफ को बनाने में और बिगाड़ने में? मैं इसके लिए आपको एक इंसिडेंट मेरी लाइफ का सुनाती हूँ। जी। मेरे क्लाइंट थे जो 1990 बॉर्न थे, जी। सो वेरी यंग, और 2012 में तो वो शादी होके वाइफ को उनको इंडिया जाना पड़ गया था। जी। किसी एक गलत एजेंट ने उनके ऊपर कोई केस गलत तरीके से फाइल कर दिया था, तो 40-20 लग गई थी। जी। मैंने बहुत स्ट्रगल करके उनकी वाइफ को मैं ना सिर्फ 2019 में वापस लेके आई, जी। उनको भी 457 उस ज़माने में होता था, उसके थ्रू करके पीआर दिलवाई। बहुत बहुत स्ट्रगल था, बीच में बहुत जर्नी आई। तो फिर मैं नॉर्मली पर्सनल इंटरेक्ट इतना क्लाइंटों से मतलब नहीं रखती हूँ। जी। तो एक बार जब उनके बच्चा हो गया, पहली बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो बहुत शाई बैठते थे। जी। तो उन्होंने मेरे यहाँ टैप किया। मैंने कहा कौन है? ओके। तो मैं देखी वो थे। तो उन्होंने ऐसे करके कहा कि मैडम जी तुसी देख रहे हो ना, सारा तोड़ा किया हुआ है। क्या बात है। तो आज ये बोला हमारे दिन जीवन में जो आया हमने किया, और जो आज खुशियाँ हैं ये आपकी की हुई हैं। जी। तो ये मेरा जवाब है कि एक आरएमए का क्या रोल हो सकता है किसी की लाइफ में। यू कैन चेंज नॉट ओनली द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, उसके डिपेंडेंट की फैमिली, मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, दे ऑल गेट इम्पैक्टेड। तो आरएमए बहुत कर सकता है ना। दूसरा क्वेश्चन था वो काइंड ऑफ एजुकेशन एजेंट वाला जो रोल है हमारा। मैं पहले बच्चों स्टूडेंट्स का ज़्यादा काम नहीं करती थी, इसी वजह से कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। बिल्कुल। बच्चे आएंगे आपको पूछेंगे मैडम ऐसे कॉलेज में भेजो जहाँ हमें जाना नहीं पड़े, असाइनमेंट नहीं देनी पड़े, फीस भी कम हो, अटेंडेंस भी लग जाए। और मैं ये झूठ नहीं कह सकती, तुम आए ही स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो स्टडी करोगे तो उसी से तुमको पीआर मिलेगी। बिल्कुल। और जो अनएथिकल हैं या अनसर्क्युलस एजेंट्स हैं, दोज हु से स्टूडेंट्स टू डू दिस, उनसे लिए पर्सनली तो कुछ नहीं, पर बच्चों को मुझे ये कहना है कि डोंट लिसन टू दोज एडवाइसेस हु आर रिफ्लेक्टिंग एवरीवेयर और सर्कुलेटिंग एवरीवेयर। यूज योर ओन कंसाइंस, बिकॉज हाफ नॉलेज इज ऑलवेज वेरी डेंजरस, है ना। तो सभी को कोशिश करनी होगी, बच्चों को भी, कि हम सिर्फ वो ही सुनना नहीं चाहें कि जो हमें सुनना है। तब फिर लोग भी वही बोलना शुरू करेंगे जो उनके लिए करेक्ट है, जो सुनना चाहते हैं, जो उन मतलब करेक्ट है। तो ये इट्स हैंड बाय हैंड। एजेंट भी कई नहीं चाहते हैं झूठ बोलना, पर वो बच्चों को समझ ही नहीं आता, उनको पसंद ही वही आता है कि जो गलत है। तो बच्चों से भी मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि राइट एडवाइस को समझना सीखें, बिकॉज एक गलत एडवाइस उनका पूरा करियर खराब कर सकती है। पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं मैडम आजकल, बहुत ज़्यादा। मैं नाम तो कुछ नहीं लूँगी, कई बार तो मैं क्लैरिफिकेशन देते देते ही मेरा डे निकल जाता है। मैडम उस वीडियो में तो वो ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने कहा भैया फिर उन्हीं से पूछो तुम कि वो क्या बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जो कई बार ये भी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत ही है, कई बार हम उसको इंटरप्रेट भी गलत कर लेते हैं। बिल्कुल। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं आपको, ट्रक ड्राइवर्स का। जी मैडम आजकल तो ट्रक ड्राइवर की पीआर हो रही है, ठीक है, ट्रक ड्राइवर की पीआर हो रही है, सही है। किसी ने वीडियो बनाया वो भी सही है, पर शायद वो वर्ड मिस कर गए कि ट्रक ड्राइवर की पीआर सिर्फ अंदर डामा एग्रीमेंट ही हो सकती है, डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन अरेंजमेंट जो आपका मतलब चल रहा है। और वो भी सारे एम्प्लॉयर नहीं कर सकते कि जिस एम्प्लॉयर के पास दामा का एग्रीमेंट है वो कर देगा। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे? सोशल मीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन है या आपने थोड़ा सा अपने सिर्फ वही चूज किया आपने जो आपको उसमें से पसंद आया या आपके जो हित का है, वो
आपको जो बात अच्छी लगी उसको आपको फॉलो करके आप उस पर चले गए। हाँ ऐसे है, तो इसलिए दोनों मतलब सबसे बड़ी बात है यू हैव टू बी विजिलेंट जी 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 कि आप क्या कर रहे हैं और क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी, सही बात है। तो योजना जी, आपकी जो स्टोरी है स्टर्लिंग माइग्रेशन के पीछे, वो हम जानना चाहेंगे। स्टर्लिंग माइग्रेशन ही क्यों आपने चूज़ किया, कोई और नाम क्यों नहीं? बहुत पिक्चरों जैसी वाली स्टोरी है। एक दिन ऐसे ही बादलों वाला दिन था, बारिश हो रही थी और मैं अपना ABN ACN रजिस्टर करवा रही थी, तो मैंने आई वाज थिंकिंग ऑफ नेम, जी तो मैंने मेरे बेटे को पूछा, तो वो बड़ा बेटा बोला कि आप स्टर्लिंग रख लो। हाँ जी तो वो स्टर्लिंग माइग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट हो गया वहीं से, और तब से फिर यही नाम है। अब लोग स्टर्लिंग माइग्रेशन भी जानते हैं और साथ में योजना पारिक जी 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 को भी जानते हैं। सही है। तो आप अकेले ओनर हैं या पार्टनर भी हैं आपके मैं साथ में? अकेली हूँ, आई एम द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, ओके। नो और पार्टनर्स। हाउ मेनी मेंबर्स यू गॉट इन योर टीम? ऑल इन ऑल 7 ऑल इन ऑल। अभी एट प्रेजेंट आई हैव 7। तो आपकी जो सर्विसेज हैं स्टर्लिंग माइग्रेशन में, वो मेनली किस चीज़ में डील करते हैं आप? मैं दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मैं एक बुटीक फर्म हूँ जी मैं सभी करती हूँ। हार्डकोर जो हमारे इमिग्रेशन लॉ होते हैं वो भी बहुत करती हूँ, जैसे स्केड्यूल 3 क्राइटेरिया हो गया। आप डिटेल में बताइए, मुझे नहीं पता स्केड्यूल 3 में क्या आता है ना। स्केड्यूल 3 क्राइटेरिया वो होता है कि जब किसी इंसान के पास सब्सटेंसिव वीज़ा यानी कि कोई वीज़ा नहीं होता जी और उस वीज़ा पे, जैसे कि लोग ब्रिजिंग वीज़ा को वीज़ा समझते हैं, ब्रिजिंग वीज़ा नहीं है। जी इट्स अ वीज़ा गिवन टू यू टू मेक योर लॉफुल स्टेटस व्हाइल यू आर हियर इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो उसके लिए उनको मिला होता, उस पे रहते हुए अगर वो पार्टनर वीज़ा लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर स्केड्यूल 3 आता है जी और वो हटाना बहुत मुश्किल होता है अनलेस यू हैव कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टेंसेस। ऑलराइट तो जैसे हम वो करते हैं 40-20 जब लोगों पे लग जाती है, 40-20 इज लाइक फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन। 420 इंडिया में बोलते हैं यहाँ। हाँ जी, यहाँ पे 40-20 है। 40-20 है जी सेक्शन 40-20 ऑफ माइग्रेशन एक्ट। तो वो अगर वो लगता है तो उससे हटाना काफ़ी मुश्किल होता है और आपकी फ्यूचर की भी सारी एप्लीकेशंस फिर फ्लैग्ड हो जाती हैं, लाइक यू दे गो मोर स्क्रूटनी आपकी एप्लीकेशंस पे होती है। हम वो काफ़ी करते हैं। इसके बाद मैं ट्राइब्यूनल की अपील्स काफ़ी करती हूँ, स्टूडेंट्स की, पार्टनर वीज़ाज़ की, विजिटर वीज़ाज़ की। ट्राइब्यूनल अपील का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव अपील ट्राइब्यूनल, जो कि वेरी सून अक्टूबर से एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ट्राइब्यूनल होने वाला है, ART। तो मैं वो अपील्स काफ़ी करती हूँ। इसके अलावा हम ऑफ शोर एंड ऑन शोर विजिटर वीज़ाज़ एंड स्टूडेंट वीज़ाज़ भी काफ़ी करते हैं। मैं 482 काफ़ी करती हूँ, सब क्लास 482, जिसे कि लोग आम भाषा में वर्क वीज़ा कहते हैं, पर जो कि एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है, मैं वो काफ़ी करती हूँ। मैंने मिनिस्टरियल इंटरवेंशन के थ्रू भी केस जीते हुए हैं। तो जहाँ आप मिनिस्टर से अपील करके आप केस जीतते हो, तो मैंने वो भी मैं काफ़ी करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन पर हाँ वो भी। और इसके अलावा और भी जितने तरह के पेरेंट वीज़ा हो गए, चाइल्ड वीज़ा हो गए, तो ऑलमोस्ट सभी तरह के वीज़ा हम करते हैं। तो अभी जो करंट इमिग्रेशन सिनेरियो चल रहा है 1 जुलाई के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं, इसका क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है बच्चों पे? एक तो मैं जितने आज मुझे शायद 12-13 साल से ऊपर हो गए इस प्रोफेशन में, मैंने देखा है जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो हम निकल के उससे आ ही जाते हैं। अभी के चेंजेस की वजह से मुझे लगता है सिर्फ गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई स्किल्ड लोग, यंग लोग, अच्छी इंग्लिश वाले वो आएँ। प्लस अभी ऑस्ट्रेलिया में ऑल टाइम हाई टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स हैं। तो वो जो वीज़ा हॉपिंग है, एक वीज़ा से, वीज़ा हॉपिंग का मतलब एक वीज़ा से निकल के आप दूसरे वीज़ा में चले गए और फिर दूसरे में चले गए, तीसरे में चले गए और आप यहाँ पर सालों सालों से हो। तो एक तो गवर्नमेंट वो कम करना चाहती है, दूसरा गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप यहाँ आओ, पढ़ो, तो ऐसा कोर्स पढ़ो कि जो ऑस्ट्रेलिया की स्किल को पूरा करे और पढ़ के या तो अपने आप को कैपेबल करो, 482 में जाओ और या फिर PR करो या जैसे करो। इसका इंडिकेशन ये भी है कि नवंबर से 482 के लिए वो लोग एक्सपीरियंस को वापस 1 साल कर दे रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप अपनी फील्ड में स्टडी करें, अपनी फील्ड में काम भी करें और उसको परस्यू करें आगे, उसको परस्यू करें आगे। ये उन लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा है जो
स्टडी पे आते हैं बट उसको एज ए वर्क वीज़ा यूज़ करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ध्यान देते हैं। नहीं, एंड ऑफ द स्टडी डे मैडम उनका बनता कुछ नहीं है, राइट? कुछ नहीं और फिर वो बनता, रास्ते ढूंढते हैं, कुछ हम ये कर नहीं। लें, वो जैसे कर लें। यूनिवर्सिटियों में आ गए, कोर्स लिया, कुछ भी वहाँ के एजेंटों ने दे दिया, गाइड नहीं है, बस हमको तो जाना है, आप भेज दो। फिर यहाँ के किसी वेट कॉलेज में चले गए और स्किल ले ली। वेट कॉलेजेस में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी स्किल्स मिलती है, हमें काफ़ी बढ़िया रहता है। लेकिन गवर्नमेंट बेसिकली ये चाहती है आप जो कोर्स लेके आओ, चूज करके आओ, थॉटफुली लेके आओ और उसी में आगे पढ़ो। अगर आपके करियर में, आपके कोर्स में प्रोग्रेशन नहीं है तो अब ऑनशोर स्टूडेंट वीज़ा से स्टूडेंट वीज़ाज भी हार्ड हो जाएंगे। विजिटर वीज़ा से भी स्टूडेंट वीज़ा चेंज करने मना कर दिए उन्होंने। तो इट्स एन इंडिकेशन कि आप थॉटफुल प्रोसेस लेके पढ़ाई करो, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको ये पढ़ना है, इसीलिए आपने ये चूज़ किया है। सही। तो अभी राइट नाउ ऑन शोर स्टडी वीज़ाज क्या सक्सेस रेट चल रहे हैं? काफ़ी सुन रहे हैं हम, रिफ्यूज़ल भी आ रहे हैं, अप्रूवल भी आ रहे हैं, अभी क्या चल रहा है करेंटली? अब पता नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शायद ये क्वेश्चन था आपका, इसका जवाब मैं दूं। हमारे अभी 2 दिन में 8 वीज़ा आए हैं। वाओ। नाइस। लेकिन मुझे लगता है कि वेल प्रेजेंटेड एप्लीकेशन, जी, बिल्कुल जो आपके, जैसे मैंने कहा था, आपके करियर से या तो जुड़ी हुई हो या आपकी पहले वाली स्टडीज से जुड़ी हुई हो, उस तरह की ढंग की लगी हुई एप्लीकेशंस हैं जी, तो मुझे लगता है अप्रूव भी होंगी। पर रिफ्यूज़ल काफ़ी है, कई बार बहुत अजीब से रिफ्यूज़ल भी रहते हैं, कॉपी पेस्टेड, वो हम सब जानते हैं। तो वैसे केसेस का बाद में, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मेरिट है तो हम ट्राइब्यूनल में भी उनको जीत सकते हैं। जी। तो इट्स मिक्स, 76.8% समथिंग करंट वीज़ा सक्सेस रेट है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली। हाउ अबाउट ऑफशोर से स्टडी वीज़ा? ऑफशोर से तो इट्स बैड टाइम, वेरी वेरी बैड टाइम। ऑफशोर से अनलेस कि आप बिल्कुल जेन्युइन रिसेंटली पास्ड आउट हैं, आपके अच्छे स्कोर हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपने अच्छा कोर्स मोस्टली यूनी में चूज़ किया हायर स्टडीज़ में, तभी हम वीज़ा सक्सेस रेट मानेंगे, नहीं तो थोड़ा ठीक है। हार्ड है। अभी जो ऑफशोर बच्चों ने स्टडी वीज़ा डाले हैं, हम अगर कोई स्टडी वीज़ा ऑन शोर रिफ्यूज़ हो जाएगा, अभी इतने सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए, तो इसके बाद का इनका स्टेप क्या रहेगा आगे परस्यू करने का? वो क्या कर सकते हैं इसके बाद? देखिए, कई तो केसेस ऐसे बोगस केसेस लगाए हुए होते हैं जस्ट टू गो टू ट्राइब्यूनल, कि हम टाइम बैंक कर लें और हम लगा लें, हम मे भी एक्सपीरियंस ले लेंगे या जो भी। तो उन केसेस का तो वही रिफ्यूजल के बाद तो पहली अपील यही है कि 21 डेज के अंदर आपको अपील करनी है ट्राइब्यूनल में। तो सीधा रास्ता यही है। फिर वो जो आपको टाइम मिलता है, उस टाइम में अगर आपके पास स्किल है, इंग्लिश है, आप एलिजिबल हैं। देखिए, इमिग्रेशन में कोई भी रूल अलजेब्रा की तरह A² + B² नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। एक ब्रिलियंट एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लो कोई 28-29 साल का लड़का है जिसका ऑलरेडी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में करके आया हुआ है, यहाँ मास्टर्स इंजीनियरिंग करने आया, रिफ्यूज़ हो गया, तो हो सकता है वो CDR प्रोसेस के थ्रू, स्किल असेसमेंट के थ्रू, वाइल ही इज़ ऑन द ट्राइब्यूनल, वो अपनी अप्लाई कर दे, अपनी 190 या 189 या 491 जो भी है। बाकी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर एक ही आंसर है स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूजल के बाद, तो ट्राइब्यूनल ही फिर रास्ता बनता है। पर उस रास्ते में आप अपनी स्ट्रैटेजी, उस दौरान जब तक कि आपकी फ़ाइल खुलती है, आप एक स्ट्रैटेजी PR की या आपकी जो भी माइग्रेशन जर्नी है वो कर सकते हैं। जी। तो ट्रिब्यूनल का केस कितने साल तक चल जाता है? ये कहना बहुत मुश्किल है, पर नॉर्मली 1.5 से 2 साल तो कहीं नहीं गए, लग ही जाते हैं। और अब जो नए चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अक्टूबर से MRT AAT की जगह ART बन रही है, उसमें वो लोग ये भी सोच रहे हैं, उसमें लेजिस्लेशन पॉलिसी अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये है कि जिन एप्लीकेशंस की ऐसे लगेगा कि मेरिट है नहीं, ये सक्सेसफुल होंगे नहीं, वो इनिशियल स्टेज पे ही उनको स्क्रूटनाइज कर देंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो शायद इनका लोड काफ़ी कम हो जाएगा और हो सकता है तब जाके आगे ट्राइब्यूनल में इतना टाइम नहीं लगे। पर वो सब ऑल फ्यूचर है, पर एट द मोमेंट तो 1.5 से 2 साल लगे जाते हैं। जी। तो इसके बाद जब बच्चा AAT में जाता है, उसका क्या एक्सपेंसेस आता है? मतलब 1 साल की बात करें तो उसको कितने पैसे खर्च करने होंगे? बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। अब बच्चों को ये पता है भाई AAT है,
अब AAT में होता क्या है, कितना एक्सपेंस उसको आएगा, कितने पैसे उसको खर्च करने पड़ेंगे? जनरली जो आप लोग चार्ज करते हैं या आपको भी पता होगा जो और आपकी फील्ड में लोग चार्ज करते हैं, कितना एक्सपेंसेस रहेगा उसका? देखिए डिपार्टमेंट की फ़ीस ही करीब 3600 के करीब है लॉन्च करने की, AAT की। जी। तो ये तो एक काफ़ी मोटा एक पहली बार में ही चला जाता है। अब जब आप लॉन्च कर रहे हैं तो ये पैसे आपके जाएंगे। जी। डिपेंडिंग ऑन एजेंट टू एजेंट 1500-1700 लेके 2000-2500 तो सिर्फ लॉन्च करने का ले लेते हैं। ओके। बाद में इंटरव्यू में उनके साथ जाने का, हियरिंग में पूरे 2 साल उनको तैयारी करवाने का, जी। 5500 तक भी लोग, 6000 6500 तक भी लोग ले लेते हैं। ये लमसम अमाउंट होता लमसम अमाउंट होता है कि आपकी तैयारी करवाएंगे या 2 साल आपको निगरानी में, मतलब जी। विल कीप ऑन गाइडिंग यू जी। जब तक आपकी ट्राइब्यूनल की फाइल खुलती है। जी। तो बच्चे के आराम से 5-7-8 हज़ार डॉलर तक भी खर्च हो सकते हैं। ओके। अगर कोई AAT में है किसी का केस में, तो वो 482 वीज़ा या कोई और वीज़ा अप्लाई कर सकता है, मैरिज कर सकता है वो, मतलब? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन जब आपका ऑन शोर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है जी। तो आप सेक्शन 48 बार्ड होते हो। जी। तो ये जो मैंने आपको पहले वीज़ा हॉपिंग वाली बात बताई थी, जी। 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 शायद पहले जब ये सेक्शन 48 लगाया गया था, हाँ जी। इसीलिए लगाया गया था कि आप ऑन शोर रहते रहते अब बहुत ज़्यादा आप लॉन्च नहीं कर सकते। जी। पर फॉर्चुनेटली आपका अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आप पार्टनर वीज़ा लेकिन लॉन्च कर सकते हो। जी। पर आप सेक्शन 48 से तो बच जाओगे, जी। क्योंकि वो अलाउ करता है पार्टनर वीज़ा ओके। अप्लाई करना। पर रिमेंबर स्केड्यूल 3 किक इन हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था, जी। जी। स्केड्यूल जी। 3 क्राइटेरिया, सही है। वो आप पे लग जाएगा। ओके। और रही बात, आप 190, 491 जी। ये भी वीज़ाज लगा सकते हो। और अगर आपके स्किल्स हैं, स्किल असेसमेंट हैं, आप तैयार हैं, जी। तो आप कर सकते हो। पर आपको चीज़ें याद रखनी होंगी कि आप सेक्शन 48 बार्ड जी। हैं, जी। जी। ऑन शोर रह के फिर नहीं कर सकोगे, ऑफ शोर एक बार जाना पड़ेगा। तो आप ब्रीजिंग वीज़ा A पे हैं तभी आप ब्रीजिंग वीज़ा B ले सकते हैं, C पे और अदर हैं तो आप ब्रीजिंग वीज़ाज भी नहीं ले सकते। तो थोड़े से ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं। जी। तो सीधा सीधा हम कहें, कोई अगर AAT में है इस टाइम पे, वो डामा के अंडर नहीं जा सकता, 482 के अंडर नहीं जा सकता, बहुत सारे उसके रास्ते बंद हो जाते हाँ, काफ़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं। जी। मेन तो 2 चीज़ का ध्यान है, जैसे सेक्शन 48 बार्ड होने की वजह से नहीं कर सकते, हैं। जी। पर कई स्किल्ड वीज़ाज में हम कर भी सकते हैं। मेरी अभी एक रिसेंट मेरी एक क्लाइंट थी जो PV पे थी, जी। पर मैंने उनकी तैयारी करवाई और अब वो 482 में है। ओके। मैंने उनको ऑफशोर भेज के उनका एज अ शेफ़ उनका मैंने किया, सारी माइग्रेशन जर्नी प्लान की, जी। तो अब वो 482 में है। पर वो चूंकि सेक्शन 48 बार्ड थी, हाँ जी। तो इस वजह से हो नहीं पाया था ओके। और हमें उन्हें ब्रीजिंग वीज़ा B लेके ऑफशोर भेजना पड़ा तो था। जो वो ब्रीजिंग वीज़ा पे वो ऑफशोर चले गए हैं, हाँ तो जी, किस टाइम वापस आते हैं? जब ग्रांट हो जाता है उनको नहीं 482, लॉन्च या फिर करने दे के कैन बाद कम ही एनी आ टाइम? सकते हैं और आने के बाद भी ग्रांट हो जाता है। ओके, क्योंकि बट दो एक चीज़, बार कंट्री उनको छोड़नी हाँ, पड़ती है। कंट्री जो छोड़नी पड़ती है, क्योंकि इफ़ यू आर इन माइग्रेशन जोन यू कैन नॉट डू इट। जी। और फिर वो कई वीज़ाज ऐसे भी होते हैं जिनमें द वीज़ा कैन बी ग्रांटेड वाइल यू आर इन ऑस्ट्रेलिया और आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। तो अगर ऐसे रहते हैं तो फिर आप अगर इनसाइड ऑस्ट्रेलिया भी हैं तो मिल जाते हैं। अभी 482 वीज़ा को लेकर के जो चेंजेस का हम जो सुनते हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो कब से इम्प्लीमेंट होंगे और क्या चेंजेस हो रहे हैं एक्सपीरियंस को लेके? देखिए, एक्सपीरियंस वाला तो नवंबर से चेंज होगा, जी। 1 साल का एक्सपीरियंस वो कर देंगे। तो ये सारे कुछ इंडिकेशंस हैं जिससे लग रहा है कि 482 अब शायद ज़्यादा ग्रांट हो। जी। दे आर, मतलब डिपार्टमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट कि आप अपने जो अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपने लोकल ऑस्ट्रेलिया में जैसे स्किल्स चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज़ को बढ़ाएं जी। और उस हिसाब से लें। तो एक तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब आपको 1 साल के एक्सपीरियंस पर यू कैन लॉज। जी। दूसरा एक ये काफ़ी अच्छा है, एम्प्लॉयर्स की ऑब्लिगेशंस, वो काफ़ी स्पॉन्सरशिप ऑब्लिगेशंस काफ़ी वो थोड़ी सी टाइट कर रहे हैं ताकि वर्क प्लेस में लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। जी। 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 और उसके लिए भी हैं कितने दिन तक आप काम कर सकते हैं। पहले जैसे 60 डेज़ था, जी। अब 180 कर दिया, लेकिन उस दौरान आप ज़्यादा 180 लेकिन 365 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। आप बिना काम किए हुए रह सकते हो, पर 25 दिन के अंदर
आपको डिपार्टमेंट को बताना होगा और उस दौरान आप दूसरे एम्प्लॉयर के लिए भी काम कर सकते हो। तो कई लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन एक चीज़ और बहुत डीप है जो लोगों को नहीं पता कि 482 में भी जीटीई क्राइटेरिया लगता है, जो स्टूडेंट्स पे और विजिटर पे लगता है। हाँ जी। उसका अगर साधारण सी भाषा में आपको मैं बताऊं तो कि आपने मान लीजिए वो आपसे फॉर्म भरवाते हैं, हम जब फॉर्म भरते हैं एप्लीकेशन के लिए तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है, वो आपने भरे और वो अगर आप नहीं आपके मीट हुए, आपने फॉर्म 80 अदर इन्फॉर्मेशन जिससे दी है और एक बार आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और दोबारा फिर इसी तरह के किसी इशू से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, देन मे बी डिपार्टमेंट कैन रिपोर्ट देम टू अथॉरिटीज़ फॉर फर्दर स्कैनिंग कि भाई वेदर दे आर जेन्युइन और नॉट। तो आई वुड से कि बी वेरी वेरी श्योर, वेरी वेरी विजिलेंट, वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद द डिपार्टमेंट। हमेशा जो इन्फॉर्मेशन है क्लियर आप वही दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं या आपको किसी वजह से याद नहीं है या कुछ है तो आप एक साथ में सबमिशन लगाइए, स्टैच्यूट डिक्लेरेशन या जो भी आपके सिचुएशन को सूट करता है कि भाई मुझे ये डेट ऑफ एंट्री मुझे यहाँ से यहाँ याद नहीं है या मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। बिकॉज व्हाट ऑल डिपार्टमेंट वांट इज यू बी वेरी फेयर, कैंडिड एंड ट्रांसपेरेंट इन डीलिंग विद देम। एक मेरा क्वेश्चन आपसे, देखिए जैसे कई लोगों को नहीं पता होता उनकी फाइल में क्या लगा हुआ है ना। इंडिया से तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं उन्हें खुद नहीं पता, उनके पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर हम लोग उनके एप्लीकेशंस का जो डेटा है जो उन्होंने सबमिट किया था वो निकलवा सकते हैं या नहीं, वो कैसे काम करता है बिल्कुल सिस्टम? निकलवा सकते हैं, लेकिन इसीलिए मैं बहुत बच्चों को यही समझाती हूँ कि अपने फाइल की बागदौड़ अपने हाथ में रखो जी। बस हमको जाना है नहीं, क्या पेपर लगे हैं आप वो देखिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन आते आते कई बार 2-3 महीने लग जाते हैं, 2-3 महीने लग जाते हैं। मान लीजिए उस दौरान आपके पास वो टाइम नहीं हो तो आप लास्ट मोमेंट पे आपने डिसाइड किया आप किसी पे जाएंगे तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है। इसी वजह से मैं बार बार कहती हूँ कि माइग्रेशन जर्नी में एक माइग्रेशन रोल, एक आपका क्लियर आपका विजन कि आपको क्या करना है और राइट टाइम पे राइट डिसीजन, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हम वो कैसे ले सकते हैं, उसका क्या चार्जेस होता है मैम? डिपार्टमेंट नॉर्मली 25 और 28 आई डोंट रिमेंबर फ्रॉम बैक ऑफ माय हेड चार्ज करती है, पर डिपेंडिंग ऑन उनको कितना टाइम लगता है फाइल निकालने में, कई बार कोई चार्ज भी नहीं होते, पर माइग्रेशन एजेंट कैन चार्ज स्टार्टिंग फ्रॉम 150 to 100, आई डोंट नो हाउ मच पीपल अदर चार्ज करके, क्योंकि एक फॉर्म भरना होता है और 956 अपना लगाना होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मांग लेते हो या कम मांग लेते हो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी रहता है। मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट लगाई पर ढंग से आपने मांगा ही नहीं कुछ वो देंगे क्या पेपर, तो क्या देंगे। कई बार ज़्यादा मांग लिया तो पलट के आते हैं, भाई अपनी अमेंड करो विद इन 14 days, हमें बताओ कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो थोड़ा सा इसलिए यहाँ एक माइग्रेशन एजेंट का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर माइग्रेशन एजेंट के साथ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तो खुद कॉन्फिडेंट है तो खुद भी कर लीजिए। बट मुझे लगता है कि हर एक एप्लीकेंट कोई भी वीज़ा जो अप्लाई करने जा रहा है, इंडिया से आया, कहीं और से आया, ऑस्ट्रेलिया में है, उसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर अपनी फ़ाइल निकलवा लेनी चाहिए ताकि उसको पता लग जाए पीछे उसने क्या किया और आगे जो फ्यूचर में वीज़ाज अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनमें क्या रहेगा। इस बात का मैं जवाब ऐसे दूंगी कि अगर आपके पास पेपर्स हैं सारे, आपने जेन्युइन पढ़ाई की है, आपके सारे पेपर आपके पास हैं, तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर आपने यू हैव बीन इन्फेक्टेड बाय सम बैड एडवाइस और किसी ने आपके बिना नॉलेज के आपके पेपर लगाए, क्योंकि रिमेंबर आपके पेपर आप ही प्रोवाइड करते हैं एजेंट को जो वो लगाता है। तो मैडम हमें 482 वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। उसके लिए पार्ट टाइम एक्सपीरियंस काउंट होता है, फुल टाइम होता है, क्या उनको 482 पे स्पॉन्सर होने के लिए स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं रहेगी? ये काफ़ी इलाबोरेटेड क्वेश्चन है आपका जी। पहले तो मैं बता दूं 482 है क्या। 482 इज़ ए 3 स्टेप प्रोसेस। पहले जो एम्प्लॉयर हैं उनको अपने बिजनेस की अप्रूवल लेनी होती है,
विच इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप। जी वो जब उनके पास आता है वो 5 साल के लिए आता है नॉर्मली। तब फिर दे गो इन द मार्केट एंड ट्राई एंड फाइंड कि कोई हमें लोकल एम्प्लॉय मिल जाए। जी अगर लोकल नहीं मिलता तो फिर वो लोगों को नॉमिनेट करते हैं। जी वो ऑफशोर से भी नॉमिनेट कर सकते हैं, जी ऑन शोर से भी कर सकते हैं, जी डिपेंडिंग ऑन कि जिसको वो नॉमिनी वो चूज़ कर रहे हैं जी वो उनके बिजनेस की रिक्वायरमेंट में फिट इन द जी स्कोप एंड स्केल ऑफ द बिजनेस है कि नहीं। जी तो वो फिर नॉमिनेशन हो जाती है। Alright. नॉमिनेशन जैसे अप्रूव होती है, अगर सब कुछ डिपार्टमेंट को ठीक लगता है, फाइनेंशियल सारे, जी तो थर्ड स्टेज आती है वीज़ा लगाने की, जी जिसमें अब कैंडिडेट का जी कि भाई इसके क्या एक्सपीरियंस requirement? है, मीट करता है कि नहीं, स्किल मीट करता है कि नहीं, क्वालिफिकेशन मीट करता है कि नहीं, जी वो सारा हो जाता है, तब हो जाता है। और स्किल असेसमेंट है रिक्वायरमेंट? अब रही बात स्किल असेसमेंट की, यस, स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। बहुत कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें मैंडेटरी स्किल असेसमेंट है। जी वो मेजॉरिटी ऑफ दोज आई वुड से कि ट्रेड स्किल्ड वाले ऑक्यूपेशन ही हैं। जी पर उस पे भी अब एक अलग बात है जी कि आप कौन सी कंट्री को का आपका पासपोर्ट है, जी कहाँ आपने पढ़ाई की है और कहाँ का आपका एक्सपीरियंस है, उस पे भी वो डिपेंड करता है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ शेफ़ का। जी अगर आप शेफ़ यहाँ से पढ़े हुए हैं, यहाँ से आपका एक्सपीरियंस है, देन यू डोंट नीड स्किल असेसमेंट। ओके पर अगर आप ऑफशोर से हैं, जी आपकी पढ़ाई दूसरी है, आपकी स्किल है, देन यू मे नीड स्किल असेसमेंट फॉर 482। ओके। तो एक सवाल इसमें साथ में मेरे माइंड में है अभी, जो इंडिया से अगर कोई 482 पे आना चाहते हैं, तो वर्क वीज़ा धड़ल्ले से खुलेआम बेच रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ऑफशोर की। तो इंडिया से अगर किसी को 482 पे आना है, उसको एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, स्किल असेसमेंट की क्या रहेगी, और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बना के चीज़ें बेचते हैं, भाई हम सब कुछ बना देंगे, उस सिनेरियो में क्या रहेगा, लोगों वीज़ाज आएंगे या नहीं? देखिए आपकी जो लास्ट वाली बात है उसका तो जवाब इट्स लाइक वेरी क्रिटिकल। बट जो जॉब और स्किल की रिक्वायरमेंट है जी वो तो पूरे, चाहे आप ऑफशोर से करो, जी। ऑनशोर से करो, वो सेम रिक्वायरमेंट है। जी वो आपकी रिक्वायरमेंट बीट नहीं करती। पर अगेन अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसे, जैसे प्लम्बर को पकड़ लेते हैं, जी किसी प्लम्बर को आप ऑफशोर से कर रहे हैं, उसको स्किल असेसमेंट लगेगी, जी बट डिपेंडिंग ऑन द पासपोर्ट ऑफ द कंट्री। जी पासपोर्ट ऑफ द कंट्री इस वजह से क्योंकि कई कंट्रियों की स्टडीज़ को यहाँ के इक्विवेलेंट मानते हैं। Recognize तो अगर करता आप उस पासपोर्ट कंट्री से हैं तो आपको स्किल असेसमेंट नहीं चाहिएगी, जी। नहीं तो चाहिएगी। एक लिस्ट है जो वेरी इजीली अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स है, आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, जी। जिसमें मैंडेटरी स्किल असेसमेंट वाली सारी लिस्ट है। जी। तो अगर वो मैंडेटरी में आप फॉल करते हैं तो आपको करवाना ही होगा, वेदर यू आर डूइंग इट फ्रॉम ऑन शोर एंड ऑफ शोर, बशर्ते कि अगर आप यहाँ पढ़ के यहाँ एक्सपीरियंस लिए हुए हैं तो। ओके। तो व्हाट इज SBS? अभी एक सवाल है ना, स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप क्या है? देखिए, जब एक एम्प्लॉयर डिसाइड्स कि मुझे अब एम्प्लॉय की कमी पड़ रही है, जी मुझे अब किसी को स्पॉन्सर करना है, जी तो वो जैसे मैं हूँ, जी। अपना कैंडिडेचर लेके मैं डिपार्टमेंट के पास गई कि आई वांट टू स्पॉन्सर ओवरसीज एम्प्लॉय, हेंस आई नीड अप्रूवल फॉर बीइंग एन अप्रूव्ड स्पॉन्सर। बिल्कुल। उसके लिए मैं अपने फाइनेंशियल्स, मैं आई मीन टू से द बिजनेस, वो अपने जो फाइनेंशियल हैं वो लेके डिपार्टमेंट के पास, दे हैव टू प्रूव दैट दे आर लॉफुली एंड एक्टिवली ऑपरेटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ऑलराइट। मतलब ऑपरेटिंग इन बिजनेस। जी तो ये उनको करना होता है और वो जाके अप्रूवल लेते हैं। जी। तो अगर कोई बिजनेस किसी को स्पॉन्सर करना चाहता है एम्प्लॉय को, तो उस बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका टर्नओवर या फिर उसकी क्राइटेरिया क्या है किसी को हायर करने का? देखिए, ऐसे कोई अगर आप बोलें कि पॉलिसी में रिटन है कि कितना टर्नओवर होना चाहिए तभी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, अप्रूवल, ऐसा तो कुछ मेरी नॉलेज में तो ऐसा है नहीं, एंड आई वुड लाइक टू बी करेक्टेड ऑन दैट। बट द थिंग इज, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल या फिर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें, रिमेंबर, व्हेन यू आर नॉमिनेटिंग समवन यू कैन गिव देम द सैलरी, ओके। और करंट मार्केट थ्रेशोल्ड सैलरी का अबव $75,000 है। तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन
कि आपका बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल होना चाहिए कि यू कैन अफोर्ड एन एम्प्लॉय एंड टू पे द सैलरी। नाउ एक और क्वेश्चन इसमें लोग पूछते हैं कि कितनों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगेन दैट इज ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, कि आपके बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, वेदर योर बिजनेस कैन अफोर्ड 3, 4 और 5 एम्प्लॉयज, वेदर यू हैव कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज टू पे द सैलरी। इसके लिए कई बार हम स्पॉन्सरशिप अप्रूवल के लिए हम अकाउंटेंट का लेटर भी लगवाते हैं, जिसमें वो अपना प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्शन कि भाई ये ऐसा बिजनेस है, ये लगेगा अभी इतनी होगी, आगे हो सकता है फ्यूचर में इतना हो जाए और उसके हिसाब से हो। तो इट्स ऑल वेरी सब्जेक्टिव कि आप कैसे बिजनेस हैं। और बिजनेस कितना पुराना होना चाहिए? अ बिजनेस एस आई वुड से दैट 6 मंथ तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं, बिजनेस प्लान के साथ भी आप लगा सकते हैं अप्रूवल। अगर आपका ज़्यादा पुराना बिजनेस नहीं है तो आप बिजनेस प्लान लेके और उससे कि अपना बता देंगे अपने कि भाई मेरा बिजनेस ये है और मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसके थ्रू भी आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। अगेन आई वुड से कि बहुत चीज़ें इस बात पे भी डिपेंड करती हैं माइग्रेशन में कि आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है, और आपके माइग्रेशन एजेंट आपको उस हिसाब से गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे करें। ठीक है। सी मैम, अगर कोई बिजनेस किसी को हायर करना चाहता है और एक एप्लीकेंट स्पॉन्सर होना चाहता है, इन दोनों पे कितना एक्सपेंसेस आता है? बिजनेस का तो अलग रहेगा, उसका प्लान जो भी आप लोग तैयार करते हैं उस पर कितना एक्सपेंस आता है, पहले उस पर बात करते हैं हम लोग। बिजनेस प्लान नॉर्मली प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं जी, वो बिजनेस प्लान लिख के देते हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम $1,000, $1,100, $1,200 to even $1,800, $2,000, $2,200 डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस एंड बिजनेस फ्यूचर प्लान। ओके। तो बिजनेस प्लान का तो ये हो गया। नॉमिनी को स्पॉन्सर करने के लिए जो नॉमिनेशन की फ़ीस है आपकी करीब 400 से थोड़ी से कम डॉलर्स हैं, वो है। उसके अलावा जितने साल के लिए आप नॉमिनेट करते हैं $1,200 पर ईयर के हिसाब से लगते हैं। सपोज़ आपने 3 ईयर किसी के लिए नॉमिनेट किया, करना चाहते हैं 3 ईयर के लिए, तो 12 into 3 $3,600 आपका हो जाएगा। ये तो आपके नॉमिनेशन के रफ आपके खर्चे हो गए, प्लस लेबर मार्केट टेस्टिंग के भी खर्चे हो जाते हैं, कई बार ऐड देने के भी हो जाते हैं। वैसे आप फ्री के एड्स भी कर सकते हैं ज़ोरा, इंडीड जैसी वेबसाइटों पे, पर सीक वगैरह जैसी रिलायबल वेबसाइट या आप लिंक्डइन वगैरह में या अदर किसी में, तो थोड़े आपके ऐड में भी पैसे खर्च हो जाते हैं। और फिर अगर आप खुद लेबर मार्केट टेस्टिंग कंडक्ट नहीं कर सकते और थर्ड पार्टी को देते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम $500-600 टू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट यू हैव रिसीव्ड कैन गो अप टू अबव $1,000 एज वेल। तो ये लेबर मार्केट टेस्टिंग हो गई, जिसे नॉर्मली हम LMT बोलते हैं, LMT प्रोसेस। ओके। ये आपके नॉर्मली नॉमिनेशन ऑल टुगेदर कितना हो गया? अंडर 10,000, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली नंबर। अगर फैमिली ऑफ 2 है तो आप 10-12 से के करीब या इससे ज़्यादा आप समझ सकते हैं। फिर आप कई हिडन कॉस्ट भी होती हैं, जैसे आप इंग्लिश टेस्ट दिए या स्किल असेसमेंट आपको करवाना पड़ा, तो आप मीडियम टर्म में ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं, 3 साल का है, 2 साल का है, तो उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो 10 से 12 तो आप पकड़ के चल ही सकते हैं रफली। जी, तो 482 2 साल का है, 3 साल का है, मतलब कोई? देखिए 482 आप 3 साल के लिए, शॉर्ट टर्म के स्ट्रीम्स को नॉर्मली आप 2 इयर्स के लिए ही करते हैं, और मीडियम टर्म के जो होते हैं उनको आप 3 के लिए कर सकते हैं। पर आपको जो PR के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, जिसे हम एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्ट्रीम में TRT स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, टेम्परेरी ट्रांजिशन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, वो अगर उसके में देखें तो 2 साल के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो करने के लिए। पर एग्जैक्टली 2 साल होते ही तो आप करोगे नहीं, आप कैसे करोगे? आपको 1 दिन तो ज़्यादा चाहिए, 1 दिन भी चाहिए तो फिर 3 साल का। तो या तो फिर दोबारा वो अपनी, अगर शॉर्ट टर्म में हैं तो वो दोबारा नॉमिनेशन अप्रूव करवाते हैं अपनी 1 साल के लिए, या जो भी अपने आप को तैयार करवाते हैं। पर कई कैंडिडेट अगर स्किल्ड हैं, इंग्लिश है, सब कुछ है, तो 482 में रहते 190, 491, 189 भी अप्लाई कर देते हैं, और वो कई बार उनके 482 पे रहते ही वो आ भी जाती है, उनका काम हो जाता है। तो वैसे यू कैन बी लाइक दैट। तो 482 पे अगर कोई किसी को रिसेंटली 482 पे चला जाए
और उसकी एलिजिबिलिटी भी बनती है 189 की या फिर 190 की या 491 की, दे कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई दिस वीज़ा। ऑफ कोर्स मेरे एक अभी मेरे दिमाग में अभी एक जो इंडस्ट्री आ रही है, आईटी वाले, बहुत आईटी वाले 482 पे यहाँ आते हैं, उनको ऑलरेडी 5-5 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, इंग्लिश में 7-8 होते हैं, और यहाँ आ जाते हैं, यहाँ का 1 साल के एक्सपीरियंस का भी पॉइंट बन जाता है उनका, और वो 190 और 491 ले लेते हैं, और उनकी 482 ख़त्म होते होते उनका कुछ उस स्ट्रीम में हो जाता है। बट दिक्कत ये है कि आपकी इनवाइट आने के बाद आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, पर जब तक वीज़ा नहीं आता आपको आपकी जो कंडीशंस हैं जिस एम्प्लॉयर के साथ है उस एम्प्लॉयर के साथ लगी रहती है, आपको उन्हीं के साथ काम भी करना होता है, अनलेस यू वॉलंटरली आस्क फॉर कैंसिलेशन ऑफ दैट, विच नॉट मैनी डू बट इनविटेशन आ जाए तो आपको वीज़ा अप्लाई करने के बाद कोई ब्रीजिंग वीज़ा नहीं मिलता है, आपको अपने वीज़ा पे रहना पड़ता है, जिस पे आप नहीं, ब्रीजिंग वीज़ा मिल जाता है, पर वो ब्रीजिंग वीज़ा किक इन तब होता है जब आपका एग्जिस्टिंग वीज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो 2 वीज़ा कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते। अब उसको आ गया इनवाइट और वो किसी भी वीज़ा पे है, अगर वो चाहे उसको टर्मिनेट कराना, 482 वीज़ा हो गया सपोज कीजिए, उसको ख़त्म कराना, वो करा सकता है या नहीं? कोई भी वीज़ा, एक आम जो मेरे पास आते हैं वीज़ा टर्मिनेट करवाने के लिए, अगर बोलते हैं लोग, वो आते हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और जिन्होंने पार्टनर वीज़ा लॉन्च कर दिए हैं, क्योंकि उनको फुल टाइम वर्क राइट चाहिए होता है, तो वो अब फिर अब पढ़ाई भी नहीं करनी, शादी हो गई, सेटल जॉब कर लें, तो बोलते मैडम अब 2 साल 1.5 साल हमारे वीज़ा का बचे हैं क्या। मैं नॉर्मली अवॉइड ही करवाती हूँ, क्योंकि अगर आप वॉलंटियर कैंसिलेशन भी करते हैं तो रिमेंबर द डे योर वीज़ा इज़ कैंसल्ड यू गो ऑन ब्रीजिंग, आपको यू हैव टू अप्लाई फॉर योर लॉफुल स्टेटस टू रिमेन इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू गेट ब्रीजिंग वीज़ा ई। हाँ जी। तो वो उससे आपकी सिटीजनशिप की क्लॉक भी दोबारा रीटेक हो जाती है। तो आई रिकमेंड कि जब तक अगर ज़रूरी नहीं है तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें। मेरा पर्सनल मतलब मेरी गाइडेंस है कि आप ना ही करें, क्योंकि वो आपका जो ब्रीजिंग वीज़ा है वो हिडन में तो रहता ही है, तो जैसे ही एग्जिस्टिंग वीज़ा ख़त्म हुआ ये वीज़ा पिक्चर में आ जाता है, आपका ब्रीजिंग वीज़ा ऑटोमेटिकली। जी ठीक है। सपोज कीजिए कोई 482 वीज़ा होल्डर है, किसी के बिजनेस के साथ वो स्पॉन्सर हो रखा है, उसका अपने एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन ख़राब हो जाता है या बिजनेस बंद हो जाए या ABN चेंज हो जाए, इन दैट केस क्या इफ़ेक्ट होता है 482 होल्डर पे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी वजह से स्पॉन्सर्स ऑब्लिगेशन अभी डिपार्टमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि बहुत से ओवरसीज़ वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता था। आपने अभी एक रिटेल एक फूड रेस्टोरेंट का सुना होगा, उन्होंने काफ़ी उन पे फाइन लगी बिकॉज दे वर अंडर पेइंग देयर एम्प्लॉयज़। तो अगर ABN बंद हो गया, ख़त्म हो गया, एम्प्लॉयर बिजनेस नहीं चला पा रहा, अभी बहुत सी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रियाँ स्ट्रगल भी कर रही हैं, तो अगर जेन्युइनली बंद हो गया तो कोई नहीं, आपके पास पहले तो 60 डे थे, पर अब नए रूल जब आएंगे तो आपके हिसाब पास 180 डेज हैं। आप यू कैन फाइंड अनदर एम्प्लॉयर एंड यू कैन वर्क फॉर देम, पर उसके लिए आपको नई नॉमिनेशन पहले अप्रूव करवानी होगी। तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी ऑन योर टोज कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, फाइंड आउट योर ऑप्शन, आप क्या कर सकते हो, पर दैट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप जा सकते हो दूसरे वीज़ा पे भी, दूसरे 482 पे भी, नॉमिनेशन पे भी, और पर बशर्ते कि आप स्किल वीज़ा वो कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो मीट कर रहे हो या नहीं। ठीक है। तो जो आपने एक्सपीरियंस किया है जब तक आपका एम्प्लॉयर के साथ सब सही चल रहा है, वो आपके PR का जो पीरियड है उसमें काउंट होगा आपका या नहीं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जो आपने जितने दिन आपके एम्प्लॉयर के साथ काम किया है और आपको यू वर लॉफुली पेड, आपके बैंक में सैलरी आती रही, आपके पास प्रूफ है आपने काम किया है, और अगर आप ENS में 2 साल के बाद जाते हो ट्रांजिशन स्ट्रीम में, वो सारा आपका काउंट होगा। और अगर आप स्किल पे जाते हो तो वो भी आपकी स्किल काउंट होगी, क्योंकि 1 साल के ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस के 5 पॉइंट मिलते हैं। 482 से PR का जो सफ़र है, जर्नी है, वो क्या होती है? कितना टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में? बुक्स के हिसाब से तो 2 साल के बाद आप 482 पे हो तो 2 साल के बाद आप एलिजिबल होते हो, पर अगर आप ऑफशोर हो तो आपको विद इन 3 मंथ आपके वीज़ा ग्रांट लेटर के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। तो फिर वो
आपके 2 साल में 3 महीने हो गए, क्लॉक जी, आपकी तब स्टार्ट होगी जब यहाँ आप लैंड करके जॉब करना शुरू कर दोगे। जी ऑन शोर हो, आपका वीज़ा ग्रांट होते ही आपकी डेट शुरू हो जाती है, जी बशर्ते कि आपके पास एविडेंस है आपकी आई, तो 2 साल के बाद आप पीआर लॉन्च करने के लिए जी एलिजिबल हो जाते हो। तो कौन सा रास्ता बचता है फिर, ईएनएस या कुछ और? ईएनएससी टीआरटी, ईएनएस टीआरटी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया जैसे आप अगर क्वालिफाइड हो, स्किल हो और है बीच में अपना 189, 190 वगैरह 491 वगैरह करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मैम, अगर 482 वीज़ा होल्डर है जो अपनी कंट्री ट्रैवल करना चाहता है ना, सपोज कीजिए पीछे कोई रीज़न हो गया उसको घर जाने का, तो उन केसेस में उसको लीव अप्लाई करनी पड़ती है या डिपार्टमेंट को भी बताना पड़ता है, नहीं बताना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उनके एक तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कितनी लीव्स लिखी हुई हैं, जी साल की कुछ वीक्स की अनपेड लीव्स भी होती हैं, जी तो 2 साल का आपको रिमेंबर पूरा एक्सपीरियंस चाहिए। जी जितने दिन वो गए अगर अनपेड लीव पे गए जी तो वो उनके उस एक्सपीरियंस में से कट जाएगा, जी कट डाउन हो गया। वो उनका काउंट नहीं होगा। जी और अगर पेड लीव में मान लीजिए 15-20 दिन के लिए गए और पेड लीव में उनकी लीव्स एक्यूमुलेटेड हैं, जी मेडिकल लीव, सिक लीव जो भी हैं, सही तो फिर वो भी पीरियड उनका काउंट होगा। काउंट होगा। ठीक है मैम, तो काफ़ी हमने 482 को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया मैम, शायद कुछ बचा नहीं है इसके अलावा। तो अगर बस आप कुछ एक अपनी तरफ चीज़ से बताना चाहें, 482 सीकर्स हैं जो लोग अभी जो लोग चाहते हैं 482 पे जाना, आपकी क्या एडवाइस होगी उन लोगों के लिए, हाउ शुड दे फिगर इट आउट? एक तो बहुत अच्छे से जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, जी जो टीआर 482 पे 485 पे हैं, सॉरी, जिसको वो नॉर्मली वर्क वीज़ा बोलते हैं, टीआर बोलते हैं, उस पे हैं, तो अपने आप को इक्विप कीजिए। जी जॉब रेडी प्रोग्राम के लायक हैं तो वो कीजिए, जी अपनी एक्सपीरियंस लीजिए, एम्प्लॉयर को देखिए अगर कोई मिलता है। कई बार बच्चे जिनके साथ जॉब रेडी प्रोग्राम करते हैं, जी अगर इफ़ यू आर गुड एनफ तो वो ही आपको स्पॉन्सर करने तैयार हो जाते हैं। जी देखिए, जैसे ये अच्छे एम्प्लॉय को अच्छा एम्प्लॉयर चाहिए, अच्छे एम्प्लॉयर जी को जी अच्छा जी एम्प्लॉय भी चाहिए होता बिल्कुल है, तो नो बडी वुड लाइक टू लूज अ गुड एम्प्लॉय फॉर देयर बिजनेस। जी तो आप देखिए, हो सकता है उस चैनल के थ्रू आप चले जा सकें। और दूसरी बात, जिस भी वीज़ा पे आप हैं, अबाइड बाय योर वीज़ा कंडीशन, जी क्योंकि 482 में ग्रांट में वो ये भी देखते हैं वेदर यू अप्लाइड विथ योर प्रीवियस वीज़ा कंडीशंस, वो आपने अबाइडेड बाय दोज वीज़ा कंडीशंस और नॉट। कई बार बच्चे गलतियों में ट्रैफिक रूल्स ब्रीच कर जी देते जी हैं, ड्रिंक ड्राइविंग हो गई, स्पीडिंग हो गई, रेड लाइट क्रॉसिंग हो गई। आई वुड से अवॉइड ऑल दीज एज वेल, जी बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कैन कम बैक इन योर पुलिस क्लियरेंस। एंड आपकी जो अच्छी सी जर्नी है, नॉमिनेशन अप्रूव हो गई, जी वीज़ा तक आप आ गए और आपको यू गेट अ सरप्राइज ऑन योर पुलिस क्लियरेंस। जी सो आई वुड से stick to what you are doing, be safe, and always abide by the visa conditions. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस Pleasure. इन्फॉर्मेशन योजना जी। Thank बहुत you. अच्छा लगा आप शो में आए, और आगे भी हम आपके साथ शो करते रहेंगे। किसी ना किसी टॉपिक को लेके चीज़ें चेंज होती रहती हैं और रूल्स नए आते रहते हैं। बिल्कुल। जी मैंने आपको बताया नहीं, मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी जी जी करती जी हूँ, प्रो बोनो करती हूँ, कई बार जी फीस भी कई बार होती है, मैं करती हूँ। जी तो आई लाइक टू हेल्प सोसाइटी नाउ, वी सोसाइटी हैज़ गिवन अस एंड आई लाइक टू रिटर्न इट बैक। जी कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, जी या इसको भी वायलेंस कह सकते हैं क्या। जी तो वो भी एक अच्छा है। मैं चाहती हूँ आप अपने क्लाइंटों को उसके लिए भी जागरूक कीजिए। जी। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, मेंटल हेल्थ का इशू है एक्चुअली, और इसके ऊपर मैं आपके साथ एक एपिसोड करूँगा पूरा, बिल्कुल, क्योंकि आई वुड लाइक टू। क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं इसके बारे में, और हर एक बंदा सफ़र कर रहा है इन चीज़ों नहीं, से। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में इसको नेशनल क्राइसिस डिक्लेयर किया गया जी है। हर ऑल टाइम हाई विमेन डेथ है। जी इसमें सिर्फ विमेन ही नहीं होती, मैन भी इन्फ्लिक्टेड होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, जी पर बीइंग अ मेल वो कई बार सामने आके बिल्कुल, बोलते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता है, बिकॉज ऑफ सब ये सोचते हैं। या देयर सम टाइम ईगो और सोसाइटी का फियर एंड जी ऑल। तो बिल्कुल, मैं आई वुड लाइक टू जी, डिस्कस इट डेफिनेटली वी विल डू इट एपिसोड ऑन दिस। whenever. जी Thank you very much, and thank you very much to your viewers and to your team for having us with you. थैंक यू सो मच। Thank you very much.